नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। राज्य में जल्द होगी 3,451 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, हाईकोर्ट के आदेश का छात्रों ने किया स्वागत। राज्य में मई 2026 तक 3,451 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही विज्ञापन निकालकर आवेदन आमंत्रित करेगा। इसके बाद चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगले मार्च में परीक्षा लेने के बाद मई तक रिजल्ट जारी कर चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी के बाद प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षकों की नियुक्ति मामले में आ रही बाधा दूर हो गई है। इधर झारखंड कोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी जल्द ही विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। आयोग का मानना है कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुरूप विशेष शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इधर इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की तैयारी कर रहे शिक्षकों में खुशी देखी जा रही है। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला कहते हैं कि राज्य में छात्रों के लिए सबसे बड़ी परेशानी समय पर चयन परीक्षा का न होना है। ऐसे में यदि जेएसएससी हाईकोर्ट को दी गई जानकारी के अनुसार ससमय चयन प्रक्रिया पूरी कर लेती है तो ये बड़ी बात होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 3,451 पदों पर विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति दी है, जबकि अन्य शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक बरकरार है। अदालत ने कर्मचारी चयन आयोग को मार्च 2026 तक परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। यदि समय पर यह नहीं होता है तो आयोग पर कोर्ट अवमानना का केस चलेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं किए जाने पर अवमानना का मामला भी सरकार पर चलाया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति के लिए अधिसूचना भेज दी गई है, लेकिन कोर्ट के आदेश के कारण विज्ञापन जारी करने का कार्य रोक दिया गया है। इस पर अदालत ने आयोग से पूछा कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरावाल और प्रिंस कुमार सिंह ने आश्वासन दिया कि मार्च 2026 तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। गौरतलब है कि इसके माध्यम से दिव्यांग स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। इन स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। रिम्स पहुंचे डॉक्टर इरफान अंसारी, कई खामियां उजागर, सख्त निर्देश दिए। रिम्स अस्पताल में मंगलवार को उस समय हलचल मच गई जब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अचानक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। मंत्री ने ट्रॉमा सेंटर में मरीजों से बातचीत कर उनका हाल जाना। कई मरीजों ने उपचार और सुविधाओं पर संतोष जताया, जबकि कुछ ने दवाइयों की कमी और अन्य समस्याओं की शिकायत भी की। मंत्री ने साफ सफाई, सुरक्षा और चिकित्सा सेवाओं की बारीकी से जांच की। ट्रॉमा सेंटर के बाद वे पुराने भवन पहुंचे, जहां उन्होंने ओपीडी, ब्लड बैंक और अन्य विभागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ये बात सामने आई कि कई मरीजों के परिजनों को दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए डॉक्टर अंसारी ने रिम्स निदेशक और संबंधित डॉक्टरों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इलाज में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने व्हीलचेयर की कमी पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने निदेशक को तुरंत संज्ञान लेने और व्हीलचेयर की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। एम्बुलेंस व्यवस्था को मजबूत बनाने की बात करते हुए डॉक्टर अंसारी ने कहा कि जल्द ही 208 नई एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी, जिससे आपातकालीन सेवाएं बेहतर होंगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। अगर किसी डॉक्टर की शिकायत आती है तो उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अस्पतालों में आवश्यक मेन पावर भी बढ़ाई जाएगी ताकि मरीजों को समय पर सेवा मिल सके। डॉक्टर अंसारी ने यह भी घोषणा की कि अब वे स्वयं हर जिले के अस्पताल में ओपीडी में बैठेंगे। इसके लिए वे एक विस्तृत शेड्यूल तैयार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों की समस्या जानना मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं जिले जिले जाकर सीधे ओपीडी में बैठूंगा और सेवा की वास्तविक स्थिति खुद देखूंगा। धनबाद में गोली मारकर छपरा के युवक की हत्या। राहुल पांडे हत्याकांड में था वांटेड। 1 माह पहले आया था झरिया। धनबाद में मंगलवार को दिनदहाड़े एक युवक की गोली मार हत्या कर दी गई। घटना झरिया थाना क्षेत्र के रतनजी पेट्रोल पंप के पास हुई। बाइक सवार 3 बदमाशों में से एक ने युवक को बिल्कुल पास पहुंच उसके सिर में गोली मार दी। इसके बाद युवक वहीं गिर गया और उसकी मौत हो गई। वहीं घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। युवक पैदल ही अपना फोन देखते हुए कहीं जा रहा था और इसी दौरान पीछे से आए बाइक सवार अपराधियों ने उसे गोली मार दी। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि बाइक चला रहा व्यक्ति हेलमेट पहने हुए था, जबकि पीछे बैठे 2 बिना हेलमेट के थे। गोली बीच में बैठे व्यक्ति ने चलाई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। धनबाद सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया
कि मृतक की पहचान छपरा बिहार निवासी प्रेम यादव के रूप में हुई है। प्रेम यादव बिहार के सारण जिले के भिलडी थाना क्षेत्र में दर्ज 2 अक्टूबर 2025 में मुख्य अभियोग था। ये मामला राहुल पांडे हत्या से जुड़ा है और प्रेम यादव लंबे समय से इस केस में वांछित चल रहा था। सिटी एसपी के अनुसार प्रेम यादव लगभग 1 महीने पहले छपरा से फरार होकर झरिया आ गया था और यहीं रह रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि राहुल पांडे प्रकरण से जुड़े लोग उसे लगातार हत्या की धमकी दे रहे थे। प्रथम दृष्टया पुलिस को यह प्रतीत हो रहा है कि राहुल पांडे की हत्या का बदला लेने के लिए ही प्रेम यादव की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए जांच आगे बढ़ा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर मौके पर अचानक पहुंचे, गोली चलाई और तुरंत मौके से फरार हो गए। गोली लगने के बाद युवक सड़क पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों की सूचना पर झरिया थाना की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल को अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने कुछ देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से युवक का मोबाइल फोन, चप्पल और एक खाली खोखा बरामद किया है। इस मामले की जांच 3 थाना की पुलिस टीम मिलकर कर रही है। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, धान की बिक्री का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा, बोनस भी मिलेगा। झारखंड सरकार ने किसानों को बड़ा राहत पैकेज देते हुए घोषणा की कि अब धान की बिक्री पे भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। किसानों को किस्तों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को प्रति क्विंटल 2,369 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के साथ 100 रुपये का अतिरिक्त बोनस देगी। मंत्री ने झारखंड की रजत जयंती कार्यक्रम में कहा कि ये कदम किसानों को बिचौलियों की पकड़ से छुटकारा दिलाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसान अब भुगतान के लिए लाइन में नहीं खड़े होंगे, पूरी राशि एक साथ उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। इरफान अंसारी ने बताया कि धान खरीद से जुड़ा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इसे जल्दी ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि राज्य से धान की अवैध निकासी पर सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार ने घोषणा की है कि इस बार धान खरीद प्रक्रिया 15 दिसंबर से पहले शुरू कर दी जाएगी। अगले 10-15 दिनों में राज्य में धान कटनी पूरी होने वाली है। ऐसे में खरीद और भुगतान दोनों प्रक्रिया को तेज करने के लिए विशेष निगरानी तंत्र सक्रिय कर दिया गया है ताकि बाहरी राज्यों के बिचौलियों को रोका जा सके। छात्रवृत्ति भुगतान में देरी के खिलाफ 21 नवंबर को हजारीबाग में छात्रवृत्ति अधिकार मार्च। छात्रवृत्ति भुगतान में लगातार हो रही देरी को देखते हुए छात्रवृत्ति अधिकार मंच ने 21 नवंबर को हजारीबाग में छात्रवृत्ति अधिकार मार्च आयोजित करने की घोषणा की है। इस संबंध में मंच ने अनुमंडल पदाधिकारी हजारीबाग को एक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि झारखंड के लाखों छात्र छात्राएं BEd, MEd, BCA, MCA, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं, जिन्हें सरकार द्वारा फीस प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति का लाभ मिलता है, लेकिन कई वर्षों से लंबित राशि अब तक छात्रों के खातों में नहीं पहुंची है। मंच के अनुसार वर्ष 2024-25 में 5 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया, फिर भी अधिकांश को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो सकी। इससे छात्रों पर कॉलेज फीस का भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है और कई विद्यार्थी वित्तीय तंगी के कारण अपनी पढ़ाई जारी रखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। छात्रवृत्ति अधिकार मंच का कहना है कि बार-बार विभागीय कार्यालयों में आवेदन देने के बावजूद भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे छात्रों में भारी असंतोष है और वे अब सामूहिक रूप से अपनी मांग रखने के लिए मजबूर हुए हैं। इसी क्रम में मंच ने 21 नवंबर को सुबह 11 बजे निर्मल महतो पार्क से समाहरणालय तक छात्रवृत्ति अधिकार मार्च निकालने का निर्णय लिया है। इस मार्च में बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है। मंच ने प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप करते हुए लंबित छात्रवृत्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग भी की है। हाईकोर्ट की रोक जारी पर खान विभाग ने कैटेगरी 1 के बालू की दर तय की, उपायुक्तों को निर्देश दिया। राज्य सरकार को उम्मीद है कि 4 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट में पेशा नियमावली पर होने वाली सुनवाई के बाद लघु खनिज के टेंडर आवंटन पर लगी रोक हटा ली जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए खान व भूतत्व विभाग ने बालू घाटों के संचालन को लेकर नियमावली को अंतिम रूप दे दिया है। बालू का सरकारी दर निर्धारित कर दिया गया है। राज्य भर में कैटेगरी 1 का बालू 100 रुपये प्रति CFT की दर से बेची जाएगी। ये बालू पंचायतों द्वारा बेची जाती है। खान विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में कैटेगरी 1 के बालू घाटों का संचालन झारखंड बालू खनन नियमावली 2025 के अनुरूप किया जाएगा। राज्य के सभी उपायुक्तों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं।
मालूम हो कि पिछले कई वर्षों से राज्य में बालू घाटों का टेंडर नहीं हो सका था। कतिपय विवादों के कारण ये रुका हुआ था। इस वर्ष सरकार पर बड़े दबाव के बाद जिलों में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। उसके बाद पेसा नियमावली नहीं बनने के कारण हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जबकि 15 अक्टूबर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी बालू उत्खनन पर से अपना रोक हटा चुका था। खान विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ग्राम सभाओं द्वारा 100 CFT बालू की बिक्री की न्यूनतम इकाई होगी। इससे अधिक दर पर बालू बेचे जाने पर जिला प्रशासन को कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन को बालू खनन और उसकी बिक्री पर नजर रखने के लिए विजिलेंस टीम बनाने का निर्देश दिया गया है। नियमावली में बालू की अवैध बिक्री और ढुलाई पर सख्ती बरतने और इसके जिले जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। रांची जमशेदपुर में ट्रैवल एजेंसी पर 85 गाड़ियां गायब करने का आरोप, कई FIR दर्ज। रांची और जमशेदपुर में एक ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एजेंसी ने विभिन्न कंपनियों और वाहन मालिकों की कुल 85 गाड़ियां अपने कब्जे में लेकर गायब कर दी। मामले का खुलासा होने के बाद दोनों शहरों के अलग अलग थानों में कई FIR दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक कई कार कंपनियों और निजी वाहन मालिकों ने अपनी गाड़ियां रनिंग और किराए पर देने के लिए उक्त ट्रैवल एजेंसी को सौंपी थी, लेकिन लंबे समय से गाड़ी का कोई हिसाब नहीं मिलने और भुगतान बंद होने के बाद वाहन मालिकों ने एजेंसी से संपर्क किया। एजेंसी स्पष्ट जवाब देने में असमर्थ रही, जिसके बाद गाड़ियों के गायब होने का मामला सामने आया। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि ट्रैवल एजेंसी ने योजनाबद्ध तरीके से गाड़ियों को कहीं बेच दिया या उनकी लोकेशन छिपा दिए। मामला गंभीर देखते हुए पुलिस ने धोखाधड़ी और गबन के विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि शिकायतों की संख्या बढ़ सकती है और सभी गाड़ियों का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम गठित की जा रही है। जल्द ही एजेंसी संचालकों से पूछताछ की जाएगी और पूरे घोटाले का खुलासा किया जाएगा। ये घटना ट्रैवल बिजनेस से जुड़े लोगों और वाहन मालिकों में हड़कंप मचा रही है। हाईकोर्ट ने 2 दिनों में जेल अधीक्षक नियुक्त करने और 5 जनवरी तक सभी थानों में CCTV लगाने का निर्देश दिया। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को जेल और राज्य के थानों को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में शराब और GST घोटाले के आरोपियों द्वारा किए गए डांस और उसका वीडियो वायरल होने पर इसे स्वतः संज्ञान लिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को 2 दिनों के भीतर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में नियमित जेल अधीक्षक की नियुक्ति करने का मौखिक आदेश दिया। गृह विभाग को ये भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि जेल में किसी प्रकार का फोन, चार्जर या नशे का सामान ना जाए। झालसा और पुलिस प्रशासन समय समय पर जेल का औचक निरीक्षण करे। खंडपीठ अगली सुनवाई 5 दिसंबर को करेगा। उधर झारखंड हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, शौभिक बैनर्जी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 5 जनवरी तक झारखंड के सभी पुलिस थानों में CCTV कैमरा लगाने का निर्देश दिया है। अदालत के आदेश पर आज हाईकोर्ट में मुख्य सचिव, गृह सचिव, DGP और IT सेक्रेटरी सशरीर उपस्थित हुए। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल के शौभिक बनर्जी अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि चेक बाउंस के केस में वो धनबाद कोर्ट में बेल लेने आए थे, लेकिन धनबाद पुलिस ने उन्हें 2 दिनों तक अवैध तरीके से थाने में बैठाए रखा और जबरन दबाव बनाकर दूसरे पक्ष की मदद की। सारी घटनाएं बैंक मोड़ थाने में लगे CCTV में रिकॉर्ड है। इसके बाद हाईकोर्ट ने थाने में लगे CCTV का रिकॉर्ड मांगा तो पुलिस ने कहा था कि 2 दिनों का बैकअप उपलब्ध है। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया था। पुलिस प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को सशरीर उपस्थित होने का भी निर्देश दिया था। शराब घोटाले मामले में पूर्वी सिंहभूम DC कर्ण सत्यार्थ से ACB करेगी पूछताछ। झारखंड में चर्चित शराब घोटाले मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने तत्कालीन उत्पाद आयुक्त और वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम के जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थ को पूछताछ के लिए तलब किया है। गुरुवार को ACB की ओर से उन्हें नोटिस भेजा गया। इससे पहले ACB ने इस मामले में रामगढ़ के DC फैज आक अहमद, IS मुकेश कुमार और मनोज कुमार से भी पूछताछ कर चुकी है। शराब घोटाले के सिलसिले में उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव विनय चौबे सहित कुल 13 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तारी विनय चौबे की हुई थी। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस इस बार होगा खास। रजत जयंती समारोह को राज्यपाल करेंगे संबोधित। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस इस बार खास होगा। 25 वर्षों के इस सफर को यादगार और खास बनाने के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। विधानसभा परिसर में 22 नवंबर को भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित करेंगे। 2 सत्रों में होने वाले इस भव्य आयोजन में जहां राज्य के विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया
जाएगा। वहीं शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में बॉलीवुड के कलाकारों द्वारा धमाकेदार प्रस्तुति भी होगी। ये कार्यक्रम विधानसभा परिसर में आयोजित किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम स्थल से लेकर आगंतुकों के स्वागत के लिए बने स्थल को भव्य रूप से तैयार किया जा रहा है। मंगलवार को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कार्यक्रम स्थल पर चल रहे तैयारी का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस का समारोह आधिकारिक रूप से बेहद खास होने वाला है। इस मौके पर सभी वर्तमान एवं पूर्व विधायक, चाहे वो बिहार के समय के ही क्यों न हो, उन सभी को आमंत्रित किया जा रहा है और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। रजत जयंती के मौके पर जहां विधानसभा परिसर दुल्हन की तरह सजा दिखेगा, वहीं इस मौके पर होने वाले समारोह को 2 सत्रों में बांटा गया है। पहला सत्र सम्मान का सत्र होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में राज्य का नाम रोशन करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा और शहीदों के आश्रितों को भी आदर और सम्मान के साथ मंच पर बुलाया जाएगा। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और तीरंदाजी में नवंबर 2023 से अब तक मेडल जीतने वाले और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के हाथों से उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया जाएगा, जबकि मुख्यमंत्री के हाथों से विधानसभा के उत्कृष्ट कर्मियों को सम्मानित करेंगे। इसके लिए विशेष चयन समिति का गठन भी कर दिया गया है। वहीं दूसरा सत्र रंगारंग सांस्कृतिक संध्या के रूप में होगा। कार्यक्रम के दिन शाम होते ही विधानसभा प्रांगण संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम से रोशन हो उठेगा। इस मौके पर बॉलीवुड के मशहूर गायक रूप कुमार राठौड़ स्टेज पर परफॉर्म करेंगे। साथ ही हास्य कवि दिनेश बावरा अपने अंदाज से दर्शकों को मनोरंजन करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा, लाखों मजदूर हो रहे प्रभावित, कई ठेकेदार फंस गए हैं वित्तीय संकट में। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संवेदकों का भुगतान पिछले 1.5 वर्ष से लंबित है, जिसके कारण लाखों मजदूर प्रभावित हो रहे हैं और कई ठेकेदार वित्तीय संकट में फंस गए हैं। जिन कार्यों का पूरा निष्पादन किया जा चुका है और जिनकी माप पुस्तिका MB भी विभागों द्वारा स्वीकृत है, उनके बिलों का भुगतान भी नहीं किया जा रहा। वहीं नए टेंडर भी रोक दिए गए हैं, जिससे विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। बाबूलाल ने कहा है कि वित्तीय कुप्रबंधन और अदूरदर्शिता के कारण झारखंड वैसे भी वित्तीय संकट से गुजर रहा है। सरकार के पास इससे उभरने का कोई रोड मैप भी नहीं है। सीएम से कहा कि जल्द से जल्द संवेदकों का भुगतान सुनिश्चित करें ताकि विकास कार्य प्रभावित न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा है कि संवेदक बताते हैं कि उनसे वर्क एग्रीमेंट करने, कार्यादेश जारी करने, मापी पुस्तिका बनाने, बिल भुगतान करने का कमीशन इंजीनियर, नाजिर, अधिकारी और विभागीय मंत्रियों द्वारा वसूल कर पहुंचा दिया जाता है। अपने हिस्से का कमीशन मिलने के बाद सारे ये भ्रष्टाचारी इत्मीनान हो जाते हैं। इन्हें संवेदक के भुगतान की परवाह नहीं रहती। कोडरमा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, अवैध शराब बिक्री की सूचना पर छापेमारी करने गई थी टीम। कोडरमा जिले के तिलैया डैम ओपी क्षेत्र अंतर्गत कांटी गांव में अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। शराब माफियाओं ने उत्पाद विभाग के कई कर्मियों के साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि उत्पाद विभाग की गाड़ियों के शीशे तक फोड़ डाले और वाहन को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इस संबंध में उत्पाद विभाग के SI शिव सागर कुमार ने बताया कि अवैध शराब बिक्री की सूचना पर छापेमारी को लेकर उत्पाद विभाग की टीम सोमवार रात 2 वाहनों में सवार होकर कांटी गांव गए थे। मौके से उत्पाद विभाग की टीम ने 2 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें बड़की धमराई निवासी अनिल महतो और धनुकी महतो के नाम शामिल थे। उन्होंने बताया कि दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के बाद वे बरही थाना क्षेत्र के तिलैया बस्ती होते हुए कोडरमा जा रहे थे, लेकिन अंधेरा होने के कारण रास्ता भटक गए, जिसका फायदा उठाते हुए कुछ लोगों के द्वारा गिरफ्तार लोगों को बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ते हुए ये हल्ला कर दिया गया कि गांव में चोर घुस आए हैं और बच्चा चोरी कर भाग रहे हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हमारे वाहनों पर पत्थर से हमला कर दिया। साथ ही तिलैया बस्ती के निकट स्थानीय लोगों ने वाहन को घेर लिया और गिरफ्तार लोगों को छुड़ा ले गए। उस दौरान कुछ लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की और जवानों के साथ मारपीट करते हुए उनकी वर्दी तक फाड़ डाली। काफी मशक्कत के बाद हम लोग किसी प्रकार से वहां से निकलने में सफल हुए। उन्होंने बताया कि चूंकि मामला बरही थाना क्षेत्र में हुआ है, इसलिए इस पूरी घटना को लेकर वे बरही थाने में लिखित आवेदन देने जा रहे हैं। इधर घटना को लेकर हिरोडी और बुढ़ियों विजया के गांव का ग्रामीणों का कहना है कि सोमवार रात कोडरमा उत्पाद विभाग की टीम गांव आकर जबरदस्ती पैसे की वसूली करने में लगी थी। इसका विरोध करने पर उत्पाद विभाग के सिपाहियों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं घटना को लेकर बरही थाना प्रभारी विनोद यादव ने बताया कि उन्हें सूचना मिली है कि सोमवार रात कुछ घटना हुई है। हालांकि अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
झारखंड हाईकोर्ट में उपस्थित हुए मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और आईटी सचिव। सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और आईटी विभाग के सचिव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। अदालत ने निर्देश दिया कि राज्य के सभी थानों को पूरी तरह सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित किया जाए। ये सुनवाई प्रॉपर्टी रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, शौभिक बैनर्जी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर की गई। पिछली सुनवाई में अदालत ने इन शीर्ष अधिकारियों को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए डीपीआर तैयार करने और टेंडर की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाए। इसके बाद राज्य के सभी 334 थानों में शीघ्र ही सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की व्यवस्था की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश का पूर्ण अनुपालन 5 जनवरी तक सुनिश्चित होना चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल के शौभिक बैनर्जी और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि चेक बाउंस से जुड़े मामले में वे धनबाद कोर्ट में बेल लेने आए थे, लेकिन धनबाद पुलिस ने उन्हें 2 दिनों तक अवैध रूप से थाने में बैठाए रखा और दबाव बनाकर दूसरे पक्ष का सहयोग किया। उनका कहना है कि पूरी घटना बैंक मोड़ थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। जब अदालत ने थाने के सीसीटीवी फुटेज को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया तो पुलिस की ओर से बताया गया कि सीसीटीवी में केवल 2 दिनों का ही बैकअप उपलब्ध है। इस पर अदालत ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि धनबाद जैसा शहर जहां अपराध का स्तर काफी ऊंचा है, वहां सीसीटीवी डेटा का ठीक से संरक्षित न होना बेहद विचित्र बात है। कल्पना सोरेन से मिले मलेशिया के सांसद एम सरवनन। झारखंड विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति की सभापति कल्पना सोरेन से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में मलेशिया के सांसद एम सरवनन, वाइस प्रेसिडेंट मलेशियन इंडियन कांग्रेस एस श्रीधरन, श्रीलंका के सीलोन वर्कर्स कांग्रेस के अध्यक्ष सेंथिल उंडमन ने मुलाकात की। इसे औपचारिक मुलाकात बताया गया है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी मौजूद थी। अपराधियों के निशाने पर ज्वेलरी शॉप से 6 महीने में 8 जिलों से 13 करोड़ 32 लाख के आभूषण की लूट। झारखंड में ज्वेलरी यानी आभूषण दुकानें इन दिनों अपराधियों के निशाने पर हैं। बीते 180 दिनों यानी 6 महीने के दौरान राज्य के 8 जिलों में हुई लूट और चोरी की वारदातों ने व्यापारियों में दहशत पैदा कर दी है। इन 6 महीनों में इन जिलों की अलग अलग ज्वेलरी दुकानों से कुल 13 करोड़ 32 लाख रुपए मूल्य के जेवरातों की लूट और चोरी हुई है। हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, पलामू, गिरिडीह, साहिबगंज, देवघर और रामगढ़ जैसे जिलों में हुई इन बड़ी वारदातों ने राज्य के व्यापारिक वर्ग को भारी असुरक्षा की स्थिति में ला खड़ा किया है। पुलिस ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और अधिकतर चोरी और लूट की वारदातों में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके बावजूद लगातार हो रही बड़ी घटनाएं पुलिस के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की एक गंभीर चुनौती पेश कर रही है। सीईओ ने की समीक्षा बैठक, पेरेंटल मैपिंग में तेजी लाने का निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य भर की ईआरओ और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने 2003 के मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची की पेरेंटल मैपिंग करने में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पेरेंटल मैपिंग का कार्य निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता है और इसे हर हाल में समय पर पूरा किया जाना जरूरी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि कई विधानसभा क्षेत्रों में पैतृक मैपिंग का कार्य 70% तक पूरा हो चुका है, जिसे आगामी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। वहीं जिन क्षेत्रों में ये कार्य अभी धीमा है, उन्हें वोटर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। के रवि कुमार ने स्पष्ट कहा कि मैपिंग कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही राजनीतिक दलों से संवाद बढ़ाते हुए बीएलए की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आग्रह किया गया, ताकि पुनरीक्षण कार्य अधिक निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो सके। बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर सहित सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित रहे। 8205 करोड़ से सेल्फ डिपेंड होगा झारखंड का पावर सप्लाई सिस्टम। राज्य भर में पावर सप्लाई सिस्टम दुरुस्त होगा। झारखंड ट्रांसमिशन लाइन के मामले में सेल्फ डिपेंड होगा। इसका खाका तैयार कर लिया गया है। वर्तमान में राज्य के कई इलाकों में पीजीआईएल और डीवीसी के लाइनों से बिजली की आपूर्ति की जाती है। इसके एवज में राज्य सरकार को व्हीलिंग चार्ज भी देना पड़ता है। अब राज्य भर में 4069 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2034-35 तक राज्य की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए पावर सबस्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जाएगी।
जाएगी। इसे बढ़ाकर 20,420 MVA किया जाएगा। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 8,205 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य भर में 30 नए पावर सबस्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इसमें आमरापाड़ा, बरहेट, बढ़रवा, पलामू, गिरिडीह, साहिबगंज, देवघर, रामगढ़ जैसे जिलों में हुई इन बड़ी वारदातों ने राज्य के व्यापारिक वर्ग को भारी असुरक्षा की स्थिति में ला खड़ा किया है। पुलिस ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और अधिकतर चोरी और लूट की वारदातों में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके बावजूद लगातार हो रही बड़ी घटनाएं पुलिस के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की एक गंभीर चुनौती पेश कर रही हैं। 8,205 करोड़ से सेल्फ डिपेंड होगा झारखंड का पावर सप्लाई सिस्टम। राज्य भर में पावर सप्लाई सिस्टम दुरुस्त होगा। झारखंड ट्रांसमिशन लाइन के मामले में सेल्फ डिपेंड होगा। इसका खाका तैयार कर लिया गया है। वर्तमान में राज्य के कई इलाकों में PGIL और DVC के लाइनों से बिजली की आपूर्ति की जाती है। इसके एवज में राज्य सरकार को व्हीलिंग चार्ज भी देना पड़ता है। अब राज्य भर में 4,069 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2034-35 तक राज्य की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए पावर सबस्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसे बढ़ाकर 20,420 MVA किया जाएगा। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 8,205 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य भर में 30 नए पावर सबस्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इसमें आमरापाड़ा, बरहेट, बढ़रवा, पलामू, गिरिडीह, साहिबगंज, देवघर, रामगढ़ जैसे जिलों में हुई इन बड़ी वारदातों ने राज्य के व्यापारिक वर्ग को भारी असुरक्षा की स्थिति में ला खड़ा किया है। रांची में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी टक्कर, आधा दर्जन घायल। राजधानी रांची में सोमवार की देर रात सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामा की वजह बनी एक तेज रफ्तार कार, जिसकी रफ्तार ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। मामले को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा थाने में हंगामा भी किया गया। रांची के चुटिया इलाके में नशे में धुत एक कार चालक ने कई लोगों को धक्का मार दिया। इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना सोमवार की है। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने कार चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार चालक को आक्रोशित भीड़ से बचाया और उसे हिरासत में ले लिया। वहीं भीड़ ने कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना में घायल स्विगी कर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार गाड़ी बहु बाजार से तेज रफ्तार में चुटिया की ओर जा रही थी। इसी दौरान नशे में धुत कार चालक ने चुटिया राम मंदिर के पास खड़े 4 युवकों को धक्का मार दी। चारों युवकों के हाथों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने जब शोर मचाया तो कार चालक कार लेकर तेजी से भागने लगा। उसका पीछा भी स्थानीय लोग करने लगे। ये देखकर कार चालक तेजी से गाड़ी लेकर भागने लगा। चुटिया पावर हाउस के पास उसने बाइक से जा रहे स्विगी कर्मी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से स्विगी कर्मी सड़क किनारे जा गिरा। उसे गंभीर चोटें लगी हैं। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद PCR पुलिस और स्थानीय लोग मिलकर कार चालक का पीछा करने लगे। स्थानीय लोगों ने महादेव मंडा के पास कार चालक को पकड़ लिया। आक्रोशित लोग कार चालक पर टूट पड़े, उसकी जमकर धुनाई कर दी, उसकी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसी बीच पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और आक्रोशित भीड़ से कार चालक को छुड़ाकर सीधे थाने ले आई। वहीं पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया। गिरिडीह में ट्रेलर के धक्के से बाइक सवार युवक की मौत, आक्रोशितों ने सड़क जाम की। नगर थाना क्षेत्र के नेताजी चौक के पास सोमवार की देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अलकापुरी निवासी 28 वर्षीय रोहित सिंह राठौर के रूप में हुई है। हादसे के बाद आक्रोशितों ने शव रखकर सड़क पर जाम कर दी, जिससे आवागमन बाधित हो गया। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों के बताया कि रोहित सिंह अपनी बाइक से झंडा मैदान से क्रिकेट मैच देखकर घर लौट रहा था। जैसे ही रोहित नेताजी चौक पहुंचा, तभी तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर की रफ्तार इतनी तेज थी कि वे बाइक सहित एक अन्य ट्रक के नीचे जा दब गए, जिसकी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेलर चालक और खलासी फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोग उग्र हो उठे और शव को सड़क पर रखकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। भीड़ ने ट्रेलर चालक की गिरफ्तारी और मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की। सूचना पर SDPO जीत वाहन उराव, DSP कौसर अली, नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन और पचंभा थाना प्रभारी राजीव कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाकर यातायात बहाल कराया। घटना से मृतक के परिवार और पूरे इलाके में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नो एंट्री बंद होने के बाद भारी वाहन तेज रफ्तार से शहर की सड़कों से गुजर रहे हैं, जिससे हादसों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने प्रशासन से सड़क सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।
धनबाद के भौरा फोरे पैच में गिरकर व्यक्ति की मौत, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। बीसीसीएल की भौरा फोरे पैच कोलियरी में मंगलवार को एक व्यक्ति की गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान संतोष मांझी के रूप में हुई। वह भौरा जहाजटान बस्ती का रहने वाला था। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उन्होंने बीसीसीएल तथा आउटसोर्सिंग कंपनी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक के भाई नागेश्वर मांझी ने बताया कि बीसीसीएल ने उनके परिवार की 4 एकड़ 442 डिसमिल जमीन कोयला उत्खनन के लिए अधिग्रहित की थी, लेकिन बदले में उन्हें मात्र 11 डिसमिल जमीन का पैसा ही मिला। जमीन लेते समय बीसीसीएल ने संतोष मांझी को नौकरी और मुआवजा देने का आश्वासन दिया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। इसे लेकर संतोष रोजाना अपनी जमीन पर चल रहे उत्खनन कार्य को देखने जाया करता था। मंगलवार को भी वे जमीन पर पहुंचा था। कुछ देर बाद ही उसकी शव मिली। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यदि खदान के चारों ओर तार से घेराबंदी हुई रहती तो ऐसी घटना न घटती। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के नाम पर मात्र औपचारिकता निभाई जा रही है। ग्रामीणों ने बीसीसीएल से मांग की है कि मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 15 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। घटना की सूचना मिलते ही भौरा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SNM-MCH भेज दिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।